अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं विच इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब ये क्या होते हैं? द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि जितने भी चेंजेस होते हैं हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं? सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेशन। मेल हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती है तब मेल्स में मेल हार्मोन रिलीज होता है विच इज, और मेल हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, और ये रिलीज होता है टेस्टिस से एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। दिस कॉजेज चेंजेस इन द बॉयज सच एज दे ग्रो फेशियल हेयर्स। और ये हार्मोन बॉयज के अंदर चेंजेस लाता है कुछ, जैसे कि फेशियल हेयर की ग्रोथ होने लगती है, बियर्ड, मुस्टैचेस, ये सारे फेशियल हेयर्स आने लगते हैं। इन गर्ल्स ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। गर्ल्स में ओवरीज रिलीज करती है फीमेल हार्मोन, और फीमेल हार्मोन का नाम क्या है? ईस्ट्रोजन, और ये हार्मोन ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स। मिल्क सीक्रेटिंग जो मिल्क प्रोड्यूस करती है वो ग्लैंड्स, जिनको हम मेमरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होती है। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये कैरेक्टर मेल और फीमेल में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए इन कैरेक्टर को नाम दिया गया है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय टेस्टिस विच इज इन मेल्स एंड ओवरीज फीमेल आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स। और ये जो हमने दो हार्मोन्स पढ़े, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल, आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स एंड दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये किसके कंट्रोल में होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के अंदर। ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है वो सारी ही ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये हो जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का टॉपिक, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम फ्लो चार्ट के जरिए हम इस कंसेप्ट को और बिल्ड कर लेते हैं। Hormones from pituitary stimulates testes and ovaries to release testosterone in males and estrogen in female। ये चीज़ हम जान चुके हैं कि जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं वो टेस्टिस एंड ओवरीज को जाके स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो अपने अपने हार्मोन्स रिलीज कर सकें। और ये जो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन निकले हैं, रिलीज हुए हैं, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइट। ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज होते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स। तो ये रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जहाँ पर भी इनकी टारगेट साइड होती है, जहाँ पर भी इन्हें काम करना होता है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। देन दे स्टिमुलेट चेंजेस इन दी बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और जब प्यूबर्टी होती है तब ये उन बॉडी पार्ट्स में जहाँ पर भी ये गए हैं वहाँ पर चेंजेस को लाते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो कितने समय से कब तक रहता है और कितने सालों तक रहता है। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। जो गैमेट्स का मैच्योरेशन और उनका जो प्रोडक्शन, मतलब गैमेट्स को बनाना और उनको मैच्योर करने का जो टाइम पीरियड है वो मेल्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। इन मेल्स दे लास्ट फ्रॉम प्यूबर्टी टिल ओल्ड एज। मेल्स में प्यूबर्टी के स्टार्ट होने से टिल ओल्ड एज ये प्रोसेस चलती है। इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस एट प्यूबर्टी, जो 10 to 12 ईयर्स। रिप्रोडक्टिव फेज कब बिगिन होगा फीमेल्स में? प्यूबर्टी में। और कौन सी एज? 10 से 12 साल की एज पर। एंड लास्ट टिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। और ये पीरियड रहता है 45 to 50 ईयर्स के तक। जब फीमेल 45 और 50 ईयर्स की हो जाएंगी, मतलब इस टाइम पीरियड के मिडिल में या फिर इस रेंज में रिप्रोडक्टिव फेज तब खत्म हो जाएगा उस फीमेल का। तो फ्रॉम इन मेल्स कहाँ से? प्यूबर्टी से ओल्ड एज तक, और फीमेल्स में प्यूबर्टी से 45 to 50 ईयर्स तक। तो मेल और फीमेल में ये रिप्रोडक्टिव फेज वेरी करता है, अलग अलग होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं विच इज़ मेंस्ट्रुएशन। अब ये क्या प्रोसेस होती है? इन फीमेल्स द ओवम बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। प्यूबर्टी जैसे ही फीमेल्स में आती है तो ओवम जो है मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ओवम जब मैच्योर हो जाते हैं तो हर एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है। कितने समय के बाद? 28 to 30 डेज के बाद। जब जब ये साइकिल रिपीट करती है इतने डेज के बाद, 28 to 30 डेज के बाद ओवम एक मैच्योर होता है और वो एक ओवरी से हर महीने रिलीज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग।
इस समय जब ओवम ओवरी में मैच्योर हो रहा होता है तब यूट्रस की लाइनिंग जो है वो थिक हो रही होती है। किससे? उसमें ब्लड वेसल्स जो है वो ग्रो होती हैं, डेवलप होती हैं और ज़्यादा। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। अगर वो एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से तो वो डेवलप होने लगेगा और जाइगोट बन जाएगा और इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एग का, द रिलीज्ड एग एंड थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो ओवरी से एक ओवम रिलीज हुआ है वो और यूट्रस की जो लाइनिंग डेवलप हुई थी इस समय में वो और जितनी भी ब्लड वेसल्स थी उनमें वो सारी ही चीज़ें शेड होने लगती हैं, मतलब झड़ने लगती हैं, निकलने लगती हैं यूट्रस से। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और यही सारी चीज़ें जब शेड होती हैं तो ब्लीडिंग होती है वुमेन्स पे और इसी पूरी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। फोर्थ, इट अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। तो जो मेंस्ट्रुएशन होती है ये एक बार होती है हर 28 से 30 दिनों में। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज मेनार्की। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ये प्यूबर्टी के साथ ही स्टार्ट होता है और इसको हम बोलते हैं मेनार्की। एट 45 to 50 years of age the menstrual cycle stops and is termed as menopause। और 45 और 50 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है और इसको बोलते हैं हम मीनोपॉज। सो द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्ट फ्रॉम मेनार्की टू मीनोपॉज। और इसीलिए जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, वो मेनार्की से मीनोपॉज तक चलता है और 45 to 50 ईयर्स के एज तक। सो ये हो जाता है हमारा मेंस्ट्रुएशन का पूरा टॉपिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में ये आज पूछा जा सकता है और साथ ही जनरल अवेयरनेस के लिए भी है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब हमें पढ़ना है अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी सेक्स कैसे डिटरमाइन होती है। न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स 46 क्रोमोसोम। इंसान की हर एक सेल के अंदर जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उस सब के ही अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। और 23 पेयर्स मतलब एक पेयर में होती हैं दो चीज़ें, तो 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम्स टोटल प्रेजेंट है हर एक सेल के अंदर। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। और इन 46 क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई, जिनको नाम दिया गया है एक्स, एक एक्स और एक वाई। फीमेल हैज़ 2x क्रोमोसोम्स। फीमेल के अंदर हमेशा ही 2x क्रोमोसोम होंगे। मेल हैज़ 1x एंड 1y क्रोमोसोम। हमें पता है सेक्स क्रोमोसोम टोटल कितने होंगे, 2, या तो x या y। फीमेल के अंदर 2x क्रोमोसोम होंगे, मेल के अंदर एक x और एक y होगा। तो फीमेल के अंदर 2x होंगे जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे और मेल के अंदर एक x और एक y जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 क्रोमोसोम। अब ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि गैमेट में हमेशा सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा, या तो x होगा या y होगा। और गैमेट क्या होते हैं, एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 क्रोमोसोम आइदर x और y, या तो x होगा या y होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। एग में अगर हम एग की बात करें, ओनली x क्रोमोसोम, एग जो कि फीमेल रिलीज करती है उसमें सिर्फ और सिर्फ x क्रोमोसोम होगा। तो फीमेल बॉडी में हमेशा x क्रोमोसोम वाले गैमेट ही मिलेंगे। स्पर्म आइदर x और y क्रोमोसोम, और स्पर्म जो कि खुद में एक गैमेट है इसमें x भी हो सकता है y भी हो सकता है, दोनों साथ में नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है गैमेट के अंदर हमेशा एक ही क्रोमोसोम मिलेगा, पेयर नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंगल। तो स्पर्म में या तो x होगा या y होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आप इनको नोट कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है और याद रखिएगा आप इसको। हमने यहाँ डायग्रामेटिकली समझ लिया है, अगर एग है तो एग से गैमेट में आएगा, एग खुद में एक गैमेट है तो उसमें एग होगा x क्रोमोसोम। और अगर स्पर्म है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो x या y। अब जब फर्टिलाइजेशन के बाद कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 2 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, एक या तो XX कंबाइन होगा, और जब XX कंबाइन होगा तो जो चाइल्ड होगा वो गर्ल होगी, और जब X और Y कंबाइन होंगे तो XY कॉम्बिनेशन बनेगा और उस एज अ रिजल्ट बॉय होगा। तो XX गर्ल, XY बॉय। तो यहाँ पे एक बात आती है, जेंडर ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर। तो हमने यहाँ पर खुद देख लिया कि एग तो सिर्फ एक ही तरह का क्रोमोसोम विच इज X प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म X और Y दोनों, तो जेंडर किससे डिसाइड हो रहा है, फादर से। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है।
अब हमारा एक नेक्स्ट हेडिंग है मेटामॉर्फोसिस। हम अपने लास्ट चैप्टर में मेटामॉर्फोसिस को समझ चुके हैं, एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं। चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट में जब लार्वा एडल्ट में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। ये किससे कंट्रोल होता है? इंसेक्ट हार्मोन से कंट्रोल होता है। इन फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो मेटामॉर्फोसिस को कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है वो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है इन फ्रॉग्स। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अब जिस भी पॉन्ड में फ्रॉग रह रहा है उस वाटर में आयोडीन होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन जब होगा तभी थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन हो पाएगा प्रॉपरली। इफ द वाटर इन विच टेडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टेडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट्स। और अगर मान लीजिए जो फ्रॉग रह रहा है वो ऐसे पानी में रह रहा है, जो टेडपोल्स रह रहे हैं वो ऐसे पानी में रह रहे हैं जहाँ पर आयोडीन की कमी है, तो क्या होगा? उनकी जो थायराइड ग्लैंड होगी वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, जिससे मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। मतलब लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो टेडपोल की तरह ही रह जाएंगे, वो कभी भी एडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाएंगे। तो ये हो जाती है पूरी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। In adolescence, a balanced diet which includes proteins, carbohydrates, fats and vitamins in required proportion should be taken. Adolescence में जब कोई होता है तो उस इंसान को प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, जिस डाइट में प्रोटीन्स इंक्लूड हो, कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स, सारी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए। और इससे क्या होगा? जो बॉडी की ग्रोथ के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितनी भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वो हमारी बॉडी को उस समय पे कुछ ज़्यादा ही चाहिए होती है जब हम एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं, मतलब टीन एज में होते हैं। तो उस समय हमें प्रॉपर जो घर का बना हुआ खाना होता है वही खाना चाहिए। फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, उनको कभी कभी खा लेना चाहिए, लेकिन रोज़ में उनको नहीं लेना चाहिए। और कभी भी खाने की जगह जो हमारा रेगुलर मील होती है उसको कभी भी फास्ट फूड से या फिर स्नैक्स से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। So in adolescence, a balanced diet which include proteins, carbohydrates, fats and vitamins in required proportion should be taken. Packed and tinned snacks, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional values. तो जैसे हमने बात करी, पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स जो कैंस में हमें मिलते हैं, पैक्ड फूड होते हैं, उनको वो खाने में तो टेस्टी होते हैं। जितने भी स्नैक्स, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें ही खाने में तो टेस्टी होती हैं, लेकिन उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं होती जितने शरीर को चाहिए होती है। इसलिए इन चीज़ों से कभी भी हमें अपनी रेगुलर मील को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। अब बात आती है पर्सनल हाइजीन की। टेक अ बाथ वंस एवरी डे बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक द बॉडी स्मेल। जब एक व्यक्ति टीनेज में होता है तो उस समय पे स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये सारी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी होती है। तो वो उनके जब सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं तो बॉडी में से स्मेल आने लगती है और इन्फेक्शन रहने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए दिन में एक बार तो बात लेनी ही चाहिए। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। गर्ल्स जो अपने मेंस्ट्रुअल फ्लो के समय में उनको और ज़्यादा साफ सुथरा रहना चाहिए। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। अगर हम खुली हवा में थोड़ी देर टहल लेते हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं पार्क्स में जाके, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को फिट बनाए रखती हैं और हेल्दी बनाए रखती हैं। तो हमें अपने नेचर के साथ भी रोज़ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, ड्रग्स क्या होती हैं? जो भी मेडिसिन होती हैं हम उनको नॉर्मली ड्रग्स भी बोलते हैं, लेकिन यही मेडिसिन जब कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में ले ली जाती हैं बिना कुछ सोचे समझे तो वो साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने लगती हैं। ड्रग्स आर एडिक्टिव एंड एडोलेसेंट्स ऑफन गेट इनटू द एडिक्शन। ड्रग्स होती हैं वो एडिक्टिव होती है, मतलब किसी भी इंसान को उनका एडिक्शन हो सकता है अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा उनको ले ली जाए। और जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जो टीन एज में होते हैं, वो बहुत सी बार, कई बार इनके एडिक्शन में फंस जाते हैं।
वंस टेकन इट फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। अगर एक बार ड्रग्स को कंज्यूम कर लिया जाता है तो वो हार्मोन के लेवल पर जाके चेंजेस क्रिएट करती हैं, और उस वजह से जो भी व्यक्ति उनको कंज्यूम करता है उसे ऐसा लगता है कि अब उसे और ज़रूरत है उन ड्रग्स को कंज्यूम करने की, क्योंकि अब वो जितना भी डोज लेता है वो उसको कम ही लगता है। तो जब भी वो रिपीट करता है उनको ड्रग्स को और कंज्यूम करता है तो वो हर बार उनकी क्वांटिटी बढ़ाता जाता है। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। अगर इन सब चीज़ों को लंबे समय तक कंटिन्यू रखा जाता है तो वो बॉडी को अफेक्ट ही करेंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे। एंड कैन रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और हेल्थ तो ख़राब करेंगे ही, साथ में उस इंसान की और उसके परिवार की जितनी भी खुशियां हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि एक इंसान जब एडिक्शन में फंस जाता है तो वो पैसे तो ख़राब करता ही है उन ड्रग्स को लाने के लिए, साथ ही साथ में दूसरे लोगों के जो मूड होता है उनको भी ख़राब करता है, उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब करता है। सो ड्रग्स के एडिक्शन लाती हैं, एडिक्टिव होती हैं, इसलिए इनको कंज्यूम करने से बचना चाहिए। अब बात आती है एड्स की। एड्स क्या होती है? एक डिजीज़ होती है जो एंड में इंसान की डेथ तक ले जाती है। मतलब इस बीमारी में डेथ होना बिल्कुल 100% होनी ही होनी है। एड्स इज कॉज्ड बाय डेंजरस वायरस HIV। ये किससे होता है? एक वायरल डिजीज है और इसको जो वायरस करता है उसका नाम होता है HIV। एंड दिस वायरस पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग। अब ये जो एडिक्टिव लोग होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे की सिरिंजेस यूज़ कर लेते हैं ड्रग्स को कंज्यूम करने के लिए। अगर कोई सीरिंज से ड्रग लगा रहा है तो वो क्या करता है, एक ही सीरिंज को 5-6 लोग यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए किसी एक इंसान में HIV है और उसको एड्स हुआ है, तो क्योंकि उसने वो सीरिंज यूज़ करी और उस सीरिंज पे बॉडी फ्लूइड ब्लड लग चुका है, अब वही सीरिंज जब कोई और व्यक्ति यूज़ करेगा तो जो पहले वाले का जो ब्लड था वो दूसरे वाले व्यक्ति में चला जाएगा। इससे क्या होगा, HIV वायरस भी ट्रांसफ़र हो गया, वो भी दूसरे इंसान की बॉडी में चला जाएगा और उस इंसान को भी एड्स हो जाएगा। सो सिरिंजेस शुड बी डिस्पोज्ड केयरफुली। अगर इंजेक्शन किसी हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है या फिर कोई ऐसा इंसान लगा रहा है जिसको जानकारी है, तो वो तो बिल्कुल सही से सिरिंज को डिस्पोज करेगा, बिल्कुल सही से फेंकेगा ताकि कोई दूसरा इंसान उसको यूज़ नहीं कर ले। लेकिन ये जो एडिक्टिव लोग होते हैं ये बिना सोचे समझे एक ही सिरिंज को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने होश में नहीं होते। तो जब वो सेम सिरिंज को यूज़ करते हैं तो HIV फैलेगा और HIV क्या करेगा, एड्स। तो एड्स ऐसे भी बहुत ही आसानी से ग्रुप्स में फैलता है। इसलिए ड्रग्स से बचना चाहिए। जब तक हमें कोई चीज़ प्रेस्क्राइब नहीं करी है डॉक्टर के द्वारा तब तक हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। ड्रग्स, एल्कोहल्स, ये सारी चीज़ें लॉन्ग रन में बॉडी को अफेक्ट ही करेंगी, हार्म ही करेंगी। शॉर्ट टर्म में तो ये प्लेजर दे सकती है, शॉर्ट टर्म में अच्छी लग सकती है, उस इंसान को खुशी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में हमारी हेल्थ और हमारी हैप्पीनेस ख़राब ही होगी। ये सारी चीज़ें हेल्थ पे जो लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचेगा वो फिर आगे चल के सही करना पॉसिबल नहीं होता, फिर बॉडी सिर्फ डिटेरियोरेट ही होती है। सो ड्रग्स के कंजम्पशन से, अल्कोहल के कंजम्पशन से बचना चाहिए। और टीनेज एक ऐसी एज होती है जब जो टीनेजर होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने साथ ही, अपनी बॉडी के साथ ही। वो ड्रग्स को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, अल्कोहल को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इस समय पे इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर फ्रेंड सर्किल में कोई कंज्यूम भी कर रहा है, सबसे पहले तो उसे समझाना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा है तो हमें उस फ्रेंड सर्कल से बिल्कुल से हट जाना चाहिए और ऐसे फ्रेंड्स ढूंढने चाहिए जो अच्छी हैबिट्स में इन्वॉल्व हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। सो अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के कीवर्ड्स की। फर्स्ट इज एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या था, बॉयज़ में जो लैरिंक्स था, जो वॉइस बॉक्स जिसको हम कह रहे थे, उसको हम बॉयज़ में एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडोलेसेंस, एड्रेनलिन, बेलेस्टाइट, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, डक्ट ग्लैंड्स। ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन, हार्मोन्स, इंसुलिन, लैरिंक्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्स क्रोमोसोम्स X और Y थे। टारगेट साइट्स, हार्मोन्स की, हर एक हार्मोन की खुद की स्पेसिफिक टारगेट साइट है, वो किसी और टारगेट साइट पे असर नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी ही टारगेट साइट पे काम करेंगे जा करके। टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन, थायरॉक्सिन, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये हो गए इस चैप्टर के कीवर्ड्स और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है।
ये चैप्टर जो था वो लर्न करने से ज़्यादा समझने वाला था, अपनाने वाला था। इसमें बहुत सी कंसेप्ट्स ऐसी दी गई हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, बहुत सी कंसेप्ट्स ऐसी हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है लेकिन हमें नहीं पता होता। तो उन कंसेप्ट्स को इस चैप्टर में लिया गया है, अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि आप जो है वो भी टीनेज में ही हैं, आप खुद एक टीनेजर है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इंक्लूड करा गया है ताकि आप जो नॉर्मल हमारी बॉडी की प्रोसेस है उनको समझ सकें और किन चीज़ों को कब अपनाना है और किन किन पे कितना ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें इनमें फोकस करी गई हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है एंड अब हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।